हमारे साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं। सर, न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। मुंबई में चुनाव का माहौल है, 20 तारीख को मतदान है, रोड शो में शामिल हो रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है मुंबई का? नहीं, देखिए, मुंबई का माहौल बहुत अच्छा है। हर वर्ग के लोग मोदी जी के समर्थन में हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं और मुंबई में बड़ी जीत होगी। मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में और मैं कहूँ तो पूरे देश के अंदर, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं प्रचार के लिए अनेक जगह पर गया हूँ। तो मैंने देखा है कि हर वर्ग उत्साहित है, जन जन उत्साहित है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबने संकल्प ले रखा है कि ऐसा मौका लोग जो है अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मतदान दिवस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, कई सारे कैंडिडेट्स के साथ भी आपने यहाँ पर भी शामिल हुए। क्या माहौल लग रहा है जब जनता से यहाँ की मिल रहे हैं, तो क्या रिस्पांस उनकी तरफ से मिल रहा है? नहीं, जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा है और सभी लोग यहाँ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देना चाहते हैं जी। और उसमें हर वर्ग सम्मिलित है जी। देखिए, जनता की बात तो हो गई, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी ने ओपन चैलेंज दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1-on-1 का। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी एक सामान्य सांसद हैं और प्रधानमंत्री जी कैसे उनसे बहस कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी की इतनी व्यस्तता है, उनके पास हो सकता है कि उतना काम प्रचार का नहीं होगा, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं जिसका सिर पैर नहीं होता है। देश के लोग भी भली भांति जानते हैं कि राहुल गांधी जी की बातें बहुत गंभीर नहीं होती हैं। एक दिन कुछ बात होती है, अगले दिन कुछ और बात होती है, इसलिए आप लोग भी उसको वैसे ही समझिए। जी। देखिए, लगातार विपक्ष कह रहा था कि बीजेपी राम मंदिर को एक टॉपिक बना रही है वोट इकट्ठा करने के लिए, लेकिन अगर आप देखें तो महाराष्ट्र से कांग्रेस के एक लीडर ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार इस बार आती है तो राम मंदिर का शुद्धिकरण जो है वो फिर एक बार करवाना पड़ेगा। देखिए, शुद्धिकरण तो इनको अपने मन, वचन और आत्मा का और विचारों का करना होगा, क्योंकि इनके विचार भी अशुद्ध हैं, आत्मा भी और नीयत भी सारी अशुद्ध है। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने और आज राम मंदिर बन गया। तो जो ये चाहते नहीं थे वो काम हो गया और देश की जनता, राम भक्त, राष्ट्र भक्त पूरी तरह से आज उनके अंदर एक खुशी की लहर है और हर किसी को ये सौभाग्य लगता है कि त्रेता युग के बाद हम सबको मोदी जी के नेतृत्व में राम के युग में आने का अवसर मिला है। इसलिए इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम क्या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं राम मंदिर को भूल नहीं पा रही है, बार बार उसे ही टॉपिक बनाकर आगे लाते जा रही है? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनने का बहुत विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में पूरी वकीलों की फौज खड़ी कर दी, भगवान राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया और जब उनको निमंत्रण दिया गया प्राण प्रतिष्ठा का, तो प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल नहीं हुए। इसलिए हर एक जन चाहता है, हर एक जन जानता है, राम भक्त, राष्ट्र भक्त, देशवासी, कि ये भगवान राम के मंदिर के पक्षधर कभी नहीं रहे हैं जी। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है जी। आपने निमंत्रण की बात की, तो जैसे कि कांग्रेस के लोगों ने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, तो क्या उसका भी असर वहां के वोट बैंक पर नजर आएगा? देखिए, ये चूंकि एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और सरकार ने और वहाँ की जो व्यवस्था थी, ट्रस्ट के लोग थे राम मंदिर के, उन्होंने सबको देश के हर एक प्रमुख लोगों को वहाँ पर निमंत्रण दिया गया। अब ये नहीं पहुँचे, नहीं गए, इन्होंने एक तरह से जाना नहीं माना। मैं समझता हूँ कि भगवान राम ने इनकी बुद्धि हर ली होगी और शायद भगवान भी नहीं चाहते हो कि ऐसे लोग अशुद्ध मन से, अशुद्ध अंतकरण से, विचारों से वहां पहुंचे, इसलिए इनका भाग्य नहीं था वहां पहुंचे। वहां तो वही पहुंचेगा जिस पर भगवान राम की कृपा होगी जी। देखिए, आप महाराष्ट्र में आए हैं, मुंबई में आए हैं, यहाँ के प्रचार में शामिल हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है, उन्हें जमीन में गाड़ने की बात कर रहा है, उनकी कंपैरिजन जो है वो औरंगजेब से कर रहा है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये इनके संस्कार हैं, ये पूरी तरह से बौखला गए हैं, अपनी हार इनको दिखाई दे रही है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये चुनाव के मैदान में हैं, तो इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और मोदी जी को गालियों से भी आगे बढ़ के ये कोसने का काम कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है कि एक व्यक्ति लगातार
एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के उनको आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, विकसित भारत के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। और इन लोगों को भी देख रहे हैं जो महागाड़ी गठबंधन में हैं या इंडी गठबंधन में हैं। ये लोग केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने दलों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अंतर साफ दिखाई देता है, जनता भी इसका आकलन कर रही है। इनके पास पीएम चेहरा भी नहीं है, लगातार ये कहा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने गठबंधन तो बना लिया, क्योंकि इनको पहले से पता था कि मोदी जी के सामने, एनडीए के सामने, भाजपा के सामने इनका अस्तित्व नहीं है, नहीं खड़े हो सकते, तो मिलके इन्होंने गठबंधन बनाया। अब गठबंधन में भी इनके पास हर एक जो गठबंधन के इनके साथी सहयोगी लोग हैं, आप ऐसा मानिए कि बारात है, बारात में कोई बाराती नहीं बनना चाहता है, हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। और दूल्हा जो भी बनेगा, जो आगे बढ़ेगा, उसको पीछे खींच लिया जाएगा। तो इस प्रकार की इनकी स्थिति है। जी, मैं ओवैसी जी की बात करना चाहूंगी। ओवैसी जी ने एक भाषण दिया, उसमें कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में अग्निवीर योजना आई है, वैसे ही अगर फिर से इनकी एक बार सरकार आ जाती है तो आरपीएफ के लिए भी कोई ना कोई योजना लाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को डराने का प्रयास जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए, जितने भी इस प्रकार के हमारे नेता हैं जो एक वर्ग विशेष के लिए तुष्टीकरण की बात करते हुए दूसरे वर्ग को डर दिखाकर, भय दिखाकर वोटों का लालच करते हैं या वोट लेते हैं, उनकी राजनीति बहुत सीमित हो गई है। क्योंकि देश के अंदर सैनिकों की बात हो या किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, महिला वर्ग की बात हो या समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों की बात हो, उन सब के उत्थान के लिए मोदी जी ने काम किया है। और जो अग्निवीर योजना लाई गई थी, अग्निवीर योजना देश के हित में लाई गई थी, नौजवानों के हित में लाई गई थी। उनको स्किल मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा। और मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और एक सैनिक परिवार से हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सैनिकों के लिए काम हुआ है, देश की आज़ादी के बाद पहली बार 40 सालों तक सेना के लोग 1 रैंक और 1 पेंशन की मांग करते रहे। कभी कांग्रेस की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने सैनिकों के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन दी। सैनिकों ने खुले दिल से मोदी जी को आशीर्वाद दिया। 2014 में आए तो ये डिसीजन लिया, 19 में फिर से सारे सैनिक साथ में आए। सियाचिन में, बर्फीली जगह पर, सीमांत क्षेत्रों में जो हमारे सैनिक काम करते हैं, उन सैनिकों को अच्छे जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे। ये लंबे समय से वहां मांग रही। ये सब काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। सीमा पर रहने वाले सैनिकों को सीमा पार से दुश्मन की गोली आती थी, अलगाववादियों की, आतंकवादियों की, जिहादियों की, तो सेना के ऊपर गोली चलाई जाती थी। लेकिन सेना की मजबूरी थी कि गोली का जवाब भी नहीं देते थे। मोदी जी के आने के बाद उनका मनोबल बढ़ा और इस प्रकार की व्यवस्था हुई कि गोली का जवाब तोपों से देने का काम भारत की सेना आज कर रही है। उसी का कारण है कि आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तवांग की घटना हो, डोकलाम की घटना हो, हमने देखा है किस प्रकार से आज सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए अब देश के लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं और देश आगे निकल गया है। मेरा आखिरी सवाल होगा कि आपके राज्य में यूसीसी लागू हो गया है, तो क्या वापस से जब बीजेपी की सरकार आएगी, और अभी आप यहाँ पर भी कई सारे लोगों के साथ प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स यूसीसी को लेकर कैसा मिल रहा है? नहीं, देश के लोग चाहते हैं यूसीसी लागू हो और ये तो देश की मांग रही है। भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 44 में, जब देश का संविधान बन रहा था, उसमें प्रावधान है कि देश के अंदर यूसीसी लागू हो सकता है, प्रदेशों में लागू हो सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक बार अपने जो उनके निर्णय आए उन निर्णयों में कहा है, केशव भारती केस हो, सायरा बानू केस हो, ऐसे अनेक जो मामले हैं
उनमें राज्यों को निर्देशित किया गया है और हमने उसके अनुरूप काम किया है। और हमारी पार्टी ने इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें यूसीसी का भी संकल्प है। जी, तो ये कहेंगे इस बार 400 पार होना है? हाँ, निश्चित रूप से अब की बार 400 बार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रजनीश के साथ मैं श्रेया दुबे, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।